हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, हीमोस्टेसिस, कि कैसे चोट लगी तो क्लॉट कैसे बना। कुछ स्टेप्स देखे थे हम लोगों ने, वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी क्लॉट बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, उसके बाद हमने देखा था डिट्रैक्शन, रिपेयर, लास्ट में फिब्रोनोलाइसिस। ढंग से देखा था। एक बार रिवाइज करा दूँ हल्का हल्का था। रिवाइज क्या, हेडिंग देख लो यार, लेक्चर वही देखेगा जो पहला लेक्चर देख के आया है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है यार, ऐसे तो ना यार कोई भी लेक्चर देखोगे रैंडमली फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये देखो हमने देखा था, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, और फिर आपका क्लॉट, रिट्रैक्शन, रिपेयर वगैरह देखा थे हम लोगों ने यहाँ पे, और फाइब्रोनोलाइसिस देखा था। ठीक है, ये सब आता है आप लोगों को। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे देखो, ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस, प्राइमरी जो क्लॉट बना था वो कैसा था, वो बहुत कमज़ोर था। कमज़ोर क्यों था? अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि ये मान लो ब्लड वेसल है, ये हो गई रप्चर। ये अगर रप्चर कर गई तो यहाँ पे आई पहले प्लेटलेट्स, एडेशन हुआ, फिर यहाँ पे और प्लेटलेट आई तो एग्रीगेशन हुआ। समझ में आ रहा है? एडेशन पहली वाली प्लेटलेट्स आती हैं, फिर वो बाकी प्लेटलेट्स को बुलाती हैं, तो वो होता है एग्रीगेशन। रिसेप्टर वगैरह के नाम वगैरह सब बताए थे यार बढ़िया तरीके से, ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखो, है ना। अब क्या होता है, ये जो प्लेटलेट गुच्छा बन चुका है, हाँ ब्लड रुक गया, नो डाउट अबाउट दैट, ब्लीडिंग टाइम ऐसा ही बोलते हैं जो पहली प्लेटलेट आती है ना। चलो बात मत करेंगे इसकी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपसे, ये जो प्लेटलेट बन गई, हाँ ब्लड रुक गया, बट ये बहुत कमजोर क्लॉट है, ये बहुत जल्दी हट जाएगा फ्लो से, इसको बांध के रखना है। तो यहाँ पे एक चीज आती है क्या, फाइब्रिन, है ना, वो आएगा और इसको बांध लेगा। ठीक है, जो पहले वाला था वो प्राइमरी था, फाइब्रिन के आने के बाद क्या बन गया, सेकेंडरी। मतलब फाइब्रिन कहाँ से आया, सारा लेक्चर इज ऑल अबाउट ये फाइब्रिन कहाँ से आया, फाइब्रिन होता क्या है, ये है क्या, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो वो ही हमें समझना है। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा था आपका, जल्दी से बता दे कि हाँ यार ये देख लो, अभी फाइब्रिन ऐसे आया, कुछ रिएक्शंस हो रही है, कैस्केड रिएक्शन, मतलब कि एक के बाद लिंक, मतलब एक ने कराया फिर दूसरे को कराया, इस तरीके से होती हैं, पता है आप लोगों को, है ना, उस तरीके से। तो वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो एक बार दोबारा देख लो, ये आपका प्राइमरी हीमोस्टेसिस है, ये आपका सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है। ठीक है, एक चीज समझ लो, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, यही देख लो, बार बार आपको लग रहा है। ठीक है, ये होता है चोट लगी, जब मेरी पहली प्लेटलेट एडेशन कर गई यहाँ पे, है ना, अब ब्लड आना रुक गया होगा। ठीक है, तो जो टाइम लगा कट लगने से पहले यहाँ प्लेटलेट आने तक, उसे ब्लीडिंग टाइम बोला जाता है ना। जो ये मतलब कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस तक, है ना, सेकेंडरी वाला नहीं, प्राइमरी, पहला क्लॉट जब बन गया, टेम्पररी वाला। ठीक है, तो उस टाइम से, चोट लगने से उस तक के टाइम को हम बोलते हैं क्या, आपका सिंपल सा ब्लीडिंग टाइम, 1-2 मिनट बस। ठीक है, इतने होता है हेल्दी में। ओके, तो ये बन गया मेरा प्राइमरी हीमोस्टेसिस। थोड़ा जूम कर लूँ हल्का सा, यहाँ फोटो आ जाएगी मेरी, तो इतना ही करते हैं। ठीक है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस और ये सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये ब्लैक क्या है, नेटवर्क है, ये क्रॉस लिंकिंग क्या है, नेटवर्क है किसका, फाइब्रिन का। अब ये फाइब्रिन आया तो आया कैसे, हमें ये जानना है। ठीक है, ये समझना है हम लोगों को, तो पढ़ें, स्टार्ट करें। तो देखो, 2 रास्ते हो सकते हैं फाइब्रिन आने के। ठीक है, एक होता है आपका इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक माने ब्लड में खुद ये कैपेबिलिटी है, ब्लड वेसल में खुद ये कैपेबिलिटी है कि वो कर लेंगे, वो फाइब्रिन को बना लेंगे, फाइब्रिन को एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है कि ब्लड वेसल के बाहर से कुछ आएगा और जो ये बनाएगा फाइब्रिन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक नाम से क्लियर है, बाहर से, कहाँ से बाहर से, विदेश से आएगा क्या, नहीं, ब्लड वेसल के बाहर से, टिश्यू फैक्टर। ठीक है, अभी देखेंगे। और आपका ये क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक, कि ब्लड में कुछ ऐसा होगा, ब्लड के पास सारे क्लॉटिंग फैक्टर होंगे जो ब्लड बना देगा। ठीक है, ब्लड कर देगा, ब्लड खुद सफिशिएंट है। तो यहाँ एक क्वेश्चन छोटा सा बनता है वाइवा में कि आपने ब्लड निकाला और आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, है ना, तो मुझे बताओ कि वो जब क्लॉट होगा उसके अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं डला हुआ, सिंपल अपने ट्यूब में लिया, तो जो क्लॉटिंग हुई वो किस मैकेनिज्म से हो सकती है, इंट्रिंसिक वाला हो सकता है या एक्सट्रिंसिक वाला। आप बोलोगे इंट्रिंसिक, क्योंकि वहां से बाहर से आने का चांस ही नहीं बचा, आपने ब्लड को बाहर निकाल लिया, तो टिश्यू फैक्टर जो भी होता है, बॉडी जो बाहर से जाता है ब्लड वेसल के अंदर, वो जा नहीं पाएगा। तो एक्सट्रिंसिक वाला वहां नहीं होता, वहां सिर्फ इंट्रिंसिक होता है। अदरवाइज बॉडी के अंदर दोनों होते हैं, है ना, दोनों होते हैं। ठीक है, समझे आराम से। ये आप कुछ क्लॉटिंग फैक्टर है, देख लेंगे, नाम याद कर लेंगे। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कुछ समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलो, तो अब मेरी बात समझना, ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे पहले पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये आपका एंडोजीनस एक्टिवेशन है। एंडोजीनस मतलब कि ब्लड में खुद कैपेबिलिटी है, कर लेगी ये। ठीक है, कॉन्टेक्ट विद कोलेजन, आपके यहाँ पे ब्लड वेसल में चोट लगी तो कोलेजन एक्सपोज हो गया, तो वहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, वहां से क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12, साथ साथ लिखते भी रहेंगे, 12
एक्टिवेट हो गया 12 एक्टिवेट, ए फॉर एक्टिवेशन हो गया, वो इनएक्टिव पड़ा हुआ है, ब्लड में फ्लो कर रहा है, लेकिन कोलेजन का एक्सपोजर हुआ तो वो आपका क्या हुआ 12 जो था वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, एक प्लाज्मा प्रोटीन चाहिए होता है इसके लिए, हाई मॉलिक्यूलर वेट कीनोजन, हाई HMW कीनोजन, ये प्लाज्मा प्रोटीन एज अ कोफैक्टर से काम करता है, रिएक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो 12 एक्टिवेट हो गया। अब 12 क्या करेगा, 11 को एक्टिवेट करेगा। यही है कैस्केड, मतलब एक होगा दूसरा एक्टिवेट करेगा, दूसरा होगा तीसरा को एक्टिवेट, इसे बोलते हैं कैस्केड। ठीक है, तो 12 ने क्या करा, 12 ने करा 11 को एक्टिवेट, 11 ने क्या करा 9 को एक्टिवेट करा, 11 ने 9 क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करा। ये देखो 11 एक्टिवेट हो गया और फिर देखो 9 कलर चेंज कर दूँ हल्का सा, थोड़ा चेंज, ये देखो 9 एक्टिवेट हो गया है ना, 9 एक्टिवेट हो गया। और 9 ने क्या करा, 9 ने 10 को एक्टिवेट करा दिया, 10 को एक्टिवेट कर दिया। इतना मैं एम्फाइसिस क्यों कर रहा हूँ 10 के ऊपर, क्योंकि ये लिंक है बीच में। ठीक है, देखेंगे तो 10 आपका एक्टिवेट हो गया। 10 एक्टिवेट कराने में आपका यहाँ पे 8 भी आता है, 8 भी आता है। ठीक है, 8 भी आता है, साइड में है, उसे लिखना होता है एरो में। ठीक है, आ रहा है। और यहाँ पे कैल्शियम चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, वो तो लिख लोगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि 12 एक्टिवेट हुआ, 11 एक्टिवेट हुआ, 9 एक्टिवेट हुआ, 9 ने 10 को एक्टिवेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ, वहाँ पे 8 भी आता है और कैल्शियम वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो ये 10 एक्टिवेट हो गया। अभी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, अब चलते हैं इंट्रिंसिक वाले में, सॉरी एक्सट्रिंसिक वाले में। ये एक्सोजीनस है, क्यों, क्योंकि बाहर से आएगा। फैक्टर नंबर 3 ये है फैक्टर नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये बाहर से आया, टिश्यू से आया, ब्लड में नहीं है, ब्लड के वेसल्स में नहीं है, बाहर से आया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने एक्टिवेट करा 7 को, 3 वाले ने एक्टिवेट करा दिया 7 को, है ना। तो यहाँ बोल दो 3 बाहर से आया, उसने 7 को एक्टिवेट करा दिया, और 7 वाले ने फिर से क्या करा 10 को एक्टिवेट करा दिया। तो आप एक चीज नोटिस करना कि जो आपका इंट्रिंसिक था और यहाँ पे एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक में 12 से कहानी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 12 से 11, 11 से 9, 9 से 10। यहाँ पे कहानी बाहर से 3 आया था जिसने 7 को एक्टिवेट करा दिया और 7 ने फिर 10 को एक्टिवेट करा दिया, दोनों लोग मिल गए। अब रास्ता कॉमन है। ठीक है, अब क्या होगा, मेरी बात समझना, 10 के साथ कैल्शियम भी आ जाएगा और फैक्टर नंबर 5 भी आ जाएगा। इसको एक साथ हम बोलते हैं, एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ ये तार आ रहा है बीच में, है ना। तो इसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो 10 तक आ चुके थे, अब 10 के पास कैल्शियम भी आ गया, फैक्टर नंबर 5 भी आ गया, जो क्या करेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो इतना कहानी खत्म। तो पहली स्टेज यही है। अगर मैं स्टेज में डिफाइन करूं इस चीज को, तो पहली स्टेज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो आप बना लोगे, फिर से लिखूं, चलो, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में 12, 11, 9, 10, यहाँ पे 3, 7, 10। ठीक है, 10वें में कैल्शियम भी रखो और साथ में फैक्टर नंबर 5 भी रखो। ठीक है, जिसको हम एक साथ क्या बोल देंगे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर यानी कि वो फैक्टर नंबर 2 जो कि प्रोथ्रोम्बिन होता है। अभी देखेंगे, देखो लिखा है यहाँ पे फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को, एक सेकेंड यार ये तार है ना, तो क्या बोला मैंने, ये आपका प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। एक्टिवेट कर दिया किसने, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, जिसमें ठीक है इसे एक्टिवेट कर दिया। अब मेरी बात समझना, यहाँ मैंने बोला था आपका 5 भी आएगा, तो 5 को एक्टिवेट कौन करता है, थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन ही इसको एक्टिवेट करता है ना, अपना ही फायदा करा रहा होता है, और तेज करो रिएक्शन, है ना। ऐसे यहाँ पे जो 8 है, तो 8 को कौन एक्टिवेट कर रहा है, मैंने तो बताया नहीं। तो 8 को भी आपका थ्रोम्बिन ही एक्टिवेट कर रहा है, कहीं ना कहीं थ्रोम्बिन ही एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, थ्रोम्बिन बोल रहा है मैं बन गया और बने, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको, पॉजिटिव फीडबैक बोल सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक है भाई, ये है ना, पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है कि थ्रोम्बिन बना और थ्रोम्बिन ने फिर और बोला कि थ्रोम्बिन और बने। ठीक है, चलो अब मैंने क्या बोला और सुनो, यहाँ फैक्टर नंबर 2 बन गया। अब 2 क्या करेगा, फैक्टर नंबर 1 जो कि फिब्रोनोजन होता है, ये आपका फाइब्रोनोजन है। ये आपका क्या है, फाइब्रिनोजन। कैसा होता है, मोनोमर दिख रहा है, सोल्यूबल घुला हुआ है। ठीक है, लेकिन फैक्टर नंबर 2 की प्रेजेंट में, एक्टिवेट 2 के प्रेजेंस में ये बन गया फाइब्रिन, जो कि इनसॉल्यूबल है। पानी
नहीं, ठीक है बाद में पीऊँगा। ये क्या है, इनसॉल्यूबल है, ये क्या इनसॉल्यूबल हो गया, फाइब्रिन बोलते हैं इसको। तो फिब्रिनोजन सॉल्यूबल था, इसको इनसॉल्यूबल कर दिया थ्रेड की फॉर्म में, ठीक है। ये थ्रोम्बिन एक काम और करता है, फैक्टर नंबर 13 को भी एक्टिवेट करता है। 13 क्या काम करेगा भाई, देखो मेरे पास ना एक बन गया ये फाइब्रिन, एक फाइब्रिन ये, एक फाइब्रिन ये, तो ये आपस में क्रॉस लिंकिंग कराता है, बहुत सारे फाइब्रिन के लिंक कराएगा आपस में, तो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। देखा होगा आपने कि यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, एक फाइब्रिन, ये आपस में लिंक है, क्रॉस लेक्चर, तो कौन करा रहा है, फैक्टर नंबर 13, फैक्टर नंबर 13। समझ में आ रहा है क्या? चलो वापिस आओ यहाँ पे देखो, तो यहाँ तो समझ में आ गया था, ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे था, ये आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे था। अब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन है कि 2 को एक्टिवेट कराएगा 2A में, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बन गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब 2 क्या कराएगा, फैक्टर नंबर 1 को एक्टिवेट कराएगा और फैक्टर नंबर 13 को एक्टिवेट कराएगा। आसान है, कुछ वो नहीं, जितना मुश्किल पिछली क्लास से उससे बहुत आसान है ये। क्या ही है ना, चीज़ें मुश्किल होंगी तभी तो करने योग्य है ना। आसान क्या है, MBBS कर रहे हो, कुछ भी डिग्री कर रहे हो ऑफिशियली, है ना, प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, तो आप क्या हुआ, फर्स्ट A बन गया, ये आपका बन गया फिब्रिन, और ये आपका फिब्रिन कराएगा क्रॉस लिंकिंग, तो बन जाएगा मैश लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है क्या, बन गया भाई, बन गया, ठीक है। और यहाँ देखना, ये जो थ्रोम्बिन बना है ये 5 को भी एक्टिवेट कराएगा, यहाँ पे 8 आता है, इसे भी एक्टिवेट कराएगा। ये सब रफ में लिखा हुआ है, बट आई थिंक यहाँ मैंने बहुत साफ साफ लिखा है, नहीं भी लिखा साफ साफ समझा तो मैं रही हूँ, नहीं है पता ना भैया, मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, सब ट्रिक बताते हैं, कुछ बताते हैं, बट मेरा मानना यही है, रिवाइज कर लो, अपने हाथ से एक बार लिख लो, जहाँ पे 12 लिखा है वहाँ पे आप हैगमैन फैक्टर लिख लो, जिसके जो नाम है उस तरीके से लिख लो, हो जाता है, याद हो जाता है। ट्रिक रखोगे, ट्रिक को याद करो, फिर ट्रिक से इसको बनाओ, अलग सा प्रेशर। इससे अच्छा कुछ तो यार, फैक्टर नंबर 4 को आप कैल्शियम में बोल दो, है ना, याद रहेगा, कैल्शियम कॉमन नाम हो गया, ये हमें याद रहता ही है, ठीक है। अभी हीमोफीलिया पढ़ेंगे तो ये नाम याद ही हो जाने हमको, ठीक है। एंटी हीमोफिलिटी फैक्टर A और ये B यानी क्रिसमस फैक्टर, है ना, आपका हैगमैन फैक्टर, ये याद रहेगा, ठीक है। ऐसे कुछ याद रहो, याद हो जाना है। फैक्टर नंबर 3 किस में आता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे से स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, याद रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट, तो पहला मैंने क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, 10 तक कहानी, फिर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, और फिर लास्ट में क्या बताया मैंने, फिब्रिनोजन से फाइब्रिन 1 को एक्टिवेट करा गया। इतना सिंपल है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी आई हो तो मुझे बताना, पेपर में ऐसे ही आएगा, लिखना है। आप बोलोगे हमें लिखना नहीं आता, अरे किताब पढ़ो, ये जो लेक्चर्स होते हैं किसी भी टीचर के हों, उससे आप कॉन्सेप्ट चलो, किताब पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए, लेकिन किताब स्किप कोई नहीं करा सकता। इतनी ताकत किसी में नहीं है, किसी भी टीचर में नहीं कि आपकी किताब स्किप करा दें, नहीं कराना चाहिए, है ना। आपके पास वर्ड कहाँ से आएंगे, मैं नोट्स ठीक है अभी तो नहीं दे रहा, आगे चल के दूंगा, वो नोट्स पढ़ सकते हो, लेकिन क्या उससे किताब स्किप हो जाएगी क्या, नहीं। किताब पढ़ोगे तो 2 बातें नहीं सीखोगे। ये आपको मैंने मोटा मोटा एक आइडिया दिया है कि हाँ ये है, एग्जाम में ये करके आओगे 100% नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट भी पूरे दिए गए हैं, लेकिन किताब पढ़ोगे 2 बातें नई जरूर जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो वो जरूर सीखना है हमको, ऐसा नहीं कि इससे स्टिक रहना है, किसी भी टीचर पे स्टिक रहना है कि बस इनके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड तो किसी के ऊपर नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारा कहानी हो गई सेकेंडरी हीमोस्टैसिस, जो मैंने बताया था आपको कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैंने ये पढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको इंडल्ज करता ना बिना मतलब वीडियो की लेंथ बढ़ती और फिर वो चीज़ सही रहती नहीं, तो मैंने वहाँ रोक लिया, ठीक है। तो मैंने समझा दिया आप लोगों को, ओके ठीक है। तो इतना ही है, पढ़ना आराम से, बाकी तो ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, बाय।